Hello, friends. I hope you all are doing well. Today, I am here with a new story of an success entrepreneur. He says, if you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए. Ups and downs in life are very important to keep us going because a straight line, even in an ECG, means we are not alive. जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं. Power and wealth are not two of main stakes. शक्ति और धन मेरे दो मुख्य दाव नहीं हैं. So today we are here with a story of Ratan Naval Tata. He is an Indian industrialist. He is an philanthropist and former chairman of Tata and Sons. He was also chairman of Tata Group from 2000 up to 2012, and he is the recipient of two of the highest civilian awards of India, Padma Vibhushan and Padma Bhushan. So, how he became Ratan Tata, the highest civilian of India? भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह में से एक टाटा समूह के बारे में टेटली टी और नामक की प्रसिद्ध इकाइयां शामिल हैं, लेकिन इस समूह के कारोबार में इतने फीसदी हिस्से का मालिकाना हक अलग अलग चैरिटी द्वारा संभाला जाता है. टाटा की कहानी क्या है? 19वीं सदी के अंत में भारत के कारोबारी जमशेदजी टाटा एक बार मुंबई के सबसे महंगे होटल में गए, लेकिन उनके रंग के चलते उन्हें होटल से बाहर जाने को कहा गया. कहा जाता है कि उन्होंने उसी वक्त तय किया कि वे भारतीयों के लिए इससे बेहतर होटल बनाएंगे और 1903 में मुंबई के समुद्र तट पर ताजमहल पैलेस होटल तैयार हो गया. यह मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे लगाए गए थे, जर्मन लिफ्ट मौजूद थी और अंग्रेज खानसामा भी थे. उनका जन्म 1839 में एक पारसी परिवार में हुआ था. उनके पूर्वज पारसी पुजारी थे, लेकिन शमशेद जी ने तो कपड़े, चाय, तांबा, पीतल और यहाँ तक अफीम के धंधे में भी अपनी किस्मत आजमाई. तब अफीम का धंधा कानूनी तौर पर मान्य था. उन्होंने इस दौरान काफ़ी यात्राएं की और नई खोजों के प्रति उनमें एक सहज आकर्षण था. ब्रिटेन की एक यात्रा के दौरान उन्हें लंकाशायर कॉटन मिल की क्षमता का अंदाज़ा हुआ. साथ में ये एहसास भी हुआ कि भारत अपने शासक देश को इस मामले में चुनौती दे सकता है और उन्होंने 1877 में भारत की पहला कपड़ा मिल खोल दी. इम्प्रेस मिल्स का उद्घाटन उसी दिन हुआ जिस दिन क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनी. जमशेद जी के पास भारत के लिए स्वदेशी सोच का सपना था. स्वदेशी यानी अपने देश में निर्मित चीज़ों के प्रति आग्रह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अहम विचार था. उन्होंने एक बार कहा था, कोई देश और समाज अपने कमज़ोर और असहाय लोगों की मदद से उतना आगे नहीं बढ़ता जितना वो अपने बेहतरीन और सबसे बड़ी प्रतिभाओं के आगे बढ़ने से बढ़ता है. उनका सबसे बड़ा सपना इस्पात संयंत्र बनाने का था, लेकिन इस उद्देश्य के पूरा होने से पहले उनका निधन हो गया. उनके बेटे दोराब ने इस चुनौती को संभाला और 1907 में टाटा स्टील ने उत्पादन शुरू कर दिया.
भारत इस्पात संयंत्र बनाने वाला एशिया का पहला देश बना। जमशेदजी ने एक औद्योगिक शहर बनाने के लिए भी निर्देश छोड़ा था। उन्होंने दोराब को लिखे पत्र में कहा था, सड़कें लंबी होनी चाहिए और उनके दोनों तरफ छायेदार पेड़ लगाए जाएं। लॉन और बगीचों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। फुटबॉल, हॉकी मैदान के अलावा पार्क के लिए भी जगह होनी चाहिए। हिंदुओं के लिए मंदिर, मुस्लिमों के लिए मस्जिद और ईसाइयों के लिए गिरजाघर भी होने चाहिए। उनके इस निर्देश का नतीजा बना जमशेदपुर शहर। दुनिया भर के दूसरे देशों में भी जब अपने कर्मचारियों के भले की योजनाएं नहीं के बराबर होती थीं, तब टाटा ने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी। 1877 में पेंशन की व्यवस्था, 1912 में प्रतिदिन 8 घंटे की शिफ्ट और 1921 में मातृत्व सुविधाएं मुहैया करानी शुरू की। जमशेद जी का यकीन ये था कि कारोबार तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें समाज के बड़े तबके की हिस्सेदारी होगी। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की ताकि देश के विकास में योगदान देने के लिए इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार हो सकें। जमशेद जी और उनके बेटों ने अपने निजी धन को भी चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथों में सौंप दिया, जिसकी टाटा होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है। परिवार के पास अभी भी 3% शेयर हैं और बाकी अलग अलग कंपनियों और शेयर धारकों के पास मौजूद हैं। मुंबई के कारोबारी विश्लेषक जेरी राव के मुताबिक इससे ट्रस्ट की विश्वसनीयता बढ़ती है। राव कहते हैं, हर कोई ये जानता है कि कंपनी के ज़्यादातर शेयर ट्रस्ट के पास मौजूद हैं और ना कि अपना फ़ायदा चाहने वाले व्यक्तियों के पास इससे फ़ायदा होता है। टाटा के कारोबार को संभालने वालों में जेआरडी यानी जहांगीर टाटा का अहम योगदान रहा है। वे 1938 में टाटा समूह के चेयरमैन बने। तब उनकी उम्र महज 34 साल थी और वे आधी शताब्दी तक कंपनी के मुखिया बने रहे। जेआरडी उद्योगपति नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना पायलट बनने का था। उनके चलते वे लुइस बेलराइट से मिले थे, जिन्होंने 1909 में पहली बार इंग्लिश चैनल पर उड़ान भरने का कारनामा दिखाया था। जेआरडी भारत में पायलट बनने वाले पहले शख्स थे। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से जारी उनका लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर उन्हें काफ़ी गर्व भी था। 1930 में उन्होंने ब्रिटेन से भारत तक अकेले उड़ान भरने की कोशिश की थी। वे ये रेस जीत भी जाते अगर उन्होंने विमान से जुड़े कुछ अहम स्पार्क प्लग अपने प्रतिद्वंदी को नहीं दिए होते। इस भलमन साहत की वजह से जेआरडी कुछ घंटों ये रेस हार गए थे। 2 साल बाद उन्होंने भारत में पहली एयरलाइन सर्विस शुरू की। तब वे उस विमान को खुद ही उड़ाया करते थे। उस दौरान में कोई रनवे नहीं था। तब वो कीचड़ की ज़मीन पर विमान उतारते थे और उड़ाते थे। यही मेल सेवा आगे चलकर भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस बनी, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से काफ़ी मशहूर भी हुई। पहले तो ये टाटा और सरकार का संयुक्त उपक्रम था, लेकिन 1953 में सरकार ने देश की वायुसेना के राष्ट्रीयकरण का फैसला लिया। जेआरडी को 1978 तक एयर इंडिया के चेयरमैन बने रहे और वे इस कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन का कामकाज भी देखते रहे। जब सूचना का युग आया तो जेआरडी ने 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की ताकि कंपनी का पेपरवर्क कंप्यूटर के माध्यम से हो। आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पूरे टाटा समूह की सबसे मुनाफे वाली यूनिट है, जो दुनिया भर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करती है। 1991 में रतन टाटा समूह के मुखिया बने। तब उदारीकरण का दौर शुरू हो रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। टाटा समूह ने टेटली टी का
अधिग्रहण किया। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी AIG के साथ उन्होंने बोस्टन में एक संयुक्त इंश्योरेंस कंपनी शुरू की। उन्होंने यूरोप के कोरस स्टील और डेवू के हेवी व्हीकल यूनिट का भी अधिग्रहण किया। उन्होंने टाटा के कारोबार को हर जगह फैला दिया, चाय से लेकर सूचना तकनीक तक। टाटा भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले ये हमेशा लो प्रोफाइल समूह रहा है। JRD कंपनी के मुख्यालय के नज़दीक हमेशा किराए के घर में रहे, जबकि रतन टाटा काम पर खुद से ड्राइव करके पहुंचते थे या फिर ड्राइवर के साथ आगे ही बैठते थे। 2009 में रतन टाटा का लंबे समय का सपना तब पूरा हुआ जब कंपनी ने सबसे सस्ती कार नैनो को बाजार में उतारा। कार की कीमत थी 1 लाख रुपए। हालांकि ये कार बाजार में उतनी चली नहीं। औसतन टाटा समूह हर साल सामाजिक कार्यों में करीब $20 खर्च करता है। टाटा स्टील का चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमशेदपुर से सटे आदिवासी इलाकों में चलाता है। ये ट्रस्ट इलाके की महिलाओं के लिए साक्षरता और माइक्रो फाइनेंस के कार्यक्रम चलाता है। आदिवासी म्यूजिक को संरक्षित रखने के लिए एक प्रोजेक्ट भी है। इस कंपनी का विज्ञापन उनकी ख्याति की तरह का है, हम स्टील भी बनाते हैं। हालांकि झारखंड में विकास की तेज रफ्तार के चलते पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी उठने लगी हैं। पत्रकार कहते हैं कि मुख्य नदी के दूषित होने के बारे में बात है। टाटा समूह के मुख्य अधिकारी मुकुंद राजन कंपनी का बचाव करते हुए कहते हैं, आप रसायन या स्टील का उद्योग पर्यावरण को प्रभावित किए बिना नहीं चला सकते। सवाल यह है कि समूह हो रहे हैं नुकसान से बचाव के लिए क्या कदम उठाते हैं। आर्थिक मंदी के दौर में टाटा को लेकर एक बड़ा विवाद उठा जब टाटा ने यूरोप के अपने स्टील ऑपरेशन के बड़े हिस्से को बेचने का फैसला लिया। तब ब्रिटेन की कर्मचारी यूनियनों ने आरोप लगाया कि टाटा अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार नहीं है। तब रतन टाटा भारत से सीधे ब्रिटेन पहुंचे और घोषणा की कि बिना किसी सलाह मशवरे के ऐसा नहीं होगा। मुकुंद राजन कहते हैं, बिना आर्थिक लाभ कमाए हम अपने मूल्यों को कायम नहीं रख सकते हैं। दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टॉप कैट 2 टाटा परिवार से बाहर के व्यक्ति सायरस मिस्त्री के हाथों में दे दी। टाटा समूह के कारोबार का मुख्य उद्देश्य पारसी उक्ति हमाता मुख्यता और हवा राष्ट्र पर आधारित है, जिसका मतलब है अच्छे विचार, अच्छे बोल और अच्छे काम। लेकिन जब कारोबार बढ़ता है तो बेहद मुश्किलें सामने आती हैं। So this is the life story of Ratan Tata. He says, don't be serious, enjoy life as it comes. गंभीर मत बनो, जीवन का आनंद लो और यह आता जाता है। जो भी समय चल रहा है उसका आनंद लीजिए, अपने काम कीजिए। What lessons we can learn from the life of Ratan Tata? Be a visionary, be humble, never give up on values. Take risks, motivate others, be open to criticism, have faith in yourselves, use creative tendencies, get out of the safe mode, be creative, take risks, be humble, never give up. So this is the life of Ratan Tata. I hope you all enjoy it. Thank you very much. I will come with the next story. Thank you.